कथा कहानी किस्सा के दोस्तों को नमस्कार। हमारा समाज भी अजीब है। लोग प्रशंसा पाने के लिए वैसा दिखने की कोशिश करते हैं जो वो वास्तव में नहीं है। सच को जानते हुए भी केवल खुद के बारे में सोचना मानव का ही तो गुण है। आज प्रस्तुत है अंग्रेजी के लेखक ऑल्डस हक्सली की कहानी फार्ड की हिंदी प्रस्तुति नौकरानी का मेकअप। उनको आपस में झगड़ते हुए करीब पौन घंटा हो गया था। धीमी और अस्पष्ट आवाजें फ्लैट के दूसरे किनारे से गलियारे में तैरती हुई सोफी तक पहुंच रही थीं। सुई धागे से कपड़ों की मरम्मत करती हुई सोफी सोच रही थी कि आज किस बात पर ये लोग झगड़ रहे हैं। ज्यादातर मैडम की आवाज ही सोफी को सुनाई पड़ रही थी। ये आवाज गुस्से में तीखी हो गई थी, लेकिन आंखों से बह रहे आंसुओं की वजह से भरभरा गई थी। साहब की आवाज पूरी तरह उनके नियंत्रण में थी। उनकी भारी आवाज आसानी से दरवाजे से बाहर निकलकर गलियारे में पहुंच रही थी। अपने ठंडे कमरे में बैठी सोफी को आमतौर पर यह झगड़ा मैडम के एकालाप के रूप में ही सुनाई पड़ता था। उनके वाक्यों के बीच में कभी कभी अजीब सी चुप्पी छा जाती थी, लेकिन साहब अक्सर झगड़े के शुरू होते ही अपना आपा खो बैठते थे। तब वाक्यों के बीच की चुप्पी नहीं रहती थी, बल्कि जोर जोर की तीखी और गुस्से से भरी आवाजें सुनाई देने लगती थीं। मैडम अपनी तेज और बारीक आवाज में लगातार अपना गुस्सा व्यक्त कर रही थीं। साहब की आवाज में कभी गुस्सा रहता और वो जोर से बोलते, तो कभी वो धीमे धीमे आवाज के उतार चढ़ाव के साथ बोलते। कभी जब गुस्सा ज्यादा होता तो उनकी आवाज विस्फोट जैसी लगने लगती थी। कभी ऐसा लगता जैसे वो धीमी आवाज में गुर्रा रहे हों। कुछ समय बाद सोफी ने झगड़े की तरफ ध्यान देना ही बंद कर दिया। वो इस समय मैडम की एक ड्रेस की मरम्मत कर रही थी और पूरा ध्यान उस पर देना चाहती थी। वो बहुत थकान महसूस कर रही थी और उसके पूरे शरीर में दर्द जैसा हो रहा था। आज का दिन बहुत कठिन था, लेकिन कल भी तो ऐसा ही था और हर दिन ऐसा ही तो होता था। वो अब जवान भी तो नहीं रही। 2 साल बाद वो 50 साल की हो जाएगी। जहां तक उसे याद है, उसके लिए हर दिन कठिन ही रहा था। उसे वो दिन याद थे जब वो छोटी सी लड़की थी और गांव में रहती थी। कंधे पर आलू का बड़ा सा थैला उठाकर वो घर आती थी। धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई वो धूल भरी सड़क पर चलती थी। वो खुद से कहती, बस 10 कदम और, बस अब कुछ ही दूर तो है। लेकिन इन परेशानियों का अंत तो कभी होता ही नहीं था। उसके लिए हर सुबह एक नए संघर्ष के साथ शुरू होती थी। उसने अपने मरम्मत के काम को कुछ देर के लिए रोक दिया। अपने सिर को उसने इधर उधर हिलाया और पलकें झपकाईं। उसे अपनी आंखों के आगे कुछ चमकदार बिंदु नाचते हुए से दिखाई दिए। ऐसा अब अक्सर होने लगा था। पीला सा रंग लिए एक छोटा सा कीड़ा आंखों में दाएं कोने की तरफ उसे तैरता हुआ दिखाई देता था। ऐसा लगता था कि ये कीड़ा ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो फिर से अपनी पुरानी जगह पर ही दिखाई देता था। इस कीड़े के चारों तरफ लाल और हरे रंग के चमकदार तारे से पैदा होते और फिर धूमिल होकर खत्म हो जाते। कुछ ही पल बाद वो फिर से मरम्मत का काम कर रही थी। मैडम ने उससे कहा था कि उनकी ड्रेस हर हालत में कल सुबह तक तैयार हो जानी चाहिए, लेकिन नजरों में दिखाई दे रहे कीड़े और तारे काम को मुश्किल बनाए हुए थे। अचानक वो दोनों फिर ऊंची आवाज में झगड़ने लगे। दरवाजा खुल गया था, इसलिए आवाजें बाहर आने लगी थीं। मैडम फ्रेंच भाषा में कह रही थीं, अगर तुम ये सोचते हो कि मैं तुम्हारी गुलाम हूं तो तुम एकदम गलत हो। जो भी मैं करना चाहती हूं मैं वही करूंगी। साहब ने जोर से कहा, मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचता हूं। इसके बाद गलियारे में भारी कदमों की आवाज सुनाई दी। छाता रखने वाली जगह पर खटपट हुई और उसके बाद किसी ने जोर से बाहर का दरवाजा बंद कर दिया। सोफी फिर से अपना काम करने लगी। ओह, आंखों में तैर रहा वो कीड़ा, चमकते तारे,
पैरों में होने वाला दर्द, ये सब फिर से होने लगा। वो सोच रही थी कि काश किसी पूरे दिन वो बिस्तर पर आराम से पसरी रहती, गर्म और आरामदेह बिस्तर पर पूरा दिन। अचानक बजने वाली घंटी से उसका ध्यान बटा। घंटी की आवाज किसी बड़ी मधुमक्खी की भिनभिनाहट जैसी लगती थी और उसे परेशान करती थी। वो उठ खड़ी हुई, मैडम की ड्रेस को उसने मेज पर रखा, अपने एप्रन के सलवटें उसने हाथों से मिटाई, टोपी सीधी की और गलियारे से होती हुई मुख्य द्वार की तरफ चली। घंटी की भिनभिनाहट एक बार फिर से सुनाई दी। मैडम ये आवाज सुनकर अधीर हो गईं। सोफी को देखकर बोली, मैं तो ये सोच रही थी कि शायद तुम आओगी ही नहीं। सोफी ने कुछ नहीं कहा, कहने के लिए कुछ था भी नहीं। मैडम खुली हुई अलमारी के सामने खड़ी हुई थीं। उनके कुछ कपड़े उनकी बाह पर टंगे हुए थे। बिस्तर पर उनके कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था। मैडम के पति जब खुश होते थे तब कहते थे, तुम रूबेन की कलाकृति जैसी सुंदर हो। उनको रूबेन की पेंटिंग्स में दिखने वाली लंबी चौड़ी शानदार और भरी पूरी महिलाएं पसंद आती थीं। वो कहते थे कि पाइप की तरह लचीली और पतली औरतें उन्हें नहीं भाती। अपनी पत्नी को वो प्यार से हेलन फूरमा कहकर बुलाते थे। ये रूबेन की दूसरी पत्नी और मॉडल का नाम था। मैडम अपनी सहेलियों से बात करते समय कहती थीं, मैं जरूर किसी दिन लूवरे म्यूजियम जाऊंगी और रूबेन की पेंटिंग्स देखूंगी। ये कितने अफसोस की बात है कि कोई व्यक्ति जिंदगी भर पेरिस में रहता है और लूवरे का म्यूजियम नहीं देखता। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता? आज मैडम बहुत ही खूबसूरत लग रही थीं। उनके गालों में लाली दिख रही थी। उनकी लंबी लंबी पलकों के पीछे नीली आंखों में अलग तरह की चमक नजर आ रही थी। उन्होंने अपने छोटे लाल बालों को आज कंधों के ऊपर झूलने के लिए छोड़ दिया था। मैडम ने नाटकीय अंदाज में कहा, सोफी, हम लोग रोम जा रहे हैं कल सुबह। उन्होंने अलमारी से एक और ड्रेस निकाली और उसे बिस्तर के ऊपर फेंक दिया। उन्होंने अपना गाउन खुला छोड़ दिया था और उसके अंदर से उनका सुंदर सुडौल शरीर दिखाई दे रहा था। वो कह रही थीं, हमारे पास पैकिंग के लिए ज्यादा समय नहीं है। सोफी ने पूछा, मैडम, आप लोग कितने दिनों के लिए जा रहे हैं? मैडम ने लापरवाही से कहा, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, 3 महीने भी, मुझे क्या पता। जरूरी बात यह है कि हम यहां से बाहर निकलें। आज मुझसे जिस तरह की बातें कही गई हैं, उसके बाद मैं इस घर में वापस नहीं लौटूंगी। जब तक विनम्रता से नहीं कहा जाएगा, मैं वापस नहीं आऊंगी। सोफी बोली, मैडम, ऐसी बात है तो फिर हमें बड़ा वाला संदूक लाना पड़ेगा। मैं जाकर बड़ा संदूक लाती हूं। स्टोर में अजीब सी सीलन और चमड़े की गंध थी। बड़ा वाला संदूक एक किनारे में अंदर की तरफ फंसा हुआ था। सोफी को इसे निकालने के लिए आगे की तरफ झुककर जोर लगाना पड़ा। उसे अपनी आंखों में फिर से वो कीड़ा और रंग बिरंगे तारे नजर आने लगे। जब वो सीधे खड़ी हुई तो उसे सिर घूमता हुआ लगा। सोफी को संदूक घसीट कर लाता देख मैडम ने कहा, सोफी, चलो पैकिंग में मैं तुम्हारी मदद कर देती हूं। मैडम मन ही मन सोच रही थी कि ये आजकल इतनी मरियल और बीमार सी क्यों दिखने लगी है। उन्हें बूढ़ा होने और भद्दा दिखने से बहुत घृणा थी, लेकिन सोफी इतनी कर्मठ और काम की महिला थी कि उसे निकालने के बारे में सोचना भी बेवकूफ़ी थी। सोफी ने मैडम की तरफ देखते हुए कहा, मैडम, आप परेशान ना हों। बेहतर तो यही होगा कि आप सोने चले जाएं। रात भी काफ़ी हो गई है। वो जानती थी कि अगर एक बार मैडम ने अलमारी और ड्रॉर खोलकर सामान निकालना शुरू कर दिया तो फिर उसका कोई अंत नहीं होगा। वो सो नहीं पाएगी। वो बुरी तरह से थककर निढाल हो चुकी थी। ये लोग भी कितना परेशान करने वाले हैं। कोई इनका गुलाम तो है नहीं। किसी से भी इस तरह का व्यवहार करना क्या अच्छी बात है? सोफी सामान पैक करने में लगी हुई थी। उसके दिमाग में इस समय एक ही बात चल रही थी, मैडम की तरह आरामदेह मुलायम बिस्तर में पूरे एक दिन का आराम, भरपूर नींद, एक पल के लिए उठो और फिर दोबारा गहरी नींद में चले जाओ। मैडम का बड़बड़ाना जारी था। अब उसने नया खेल ही शुरू कर दिया है। अब वो कहता है कि उसके पास पैसा ही नहीं है।
उसने कहा है कि मैं अब नए कपड़े नहीं खरीद पाऊंगी। कितनी अजीब सी बात है, अब मैं बिना कपड़ों के तो कहीं जा नहीं सकती। क्यों? अपने हाथों को झटकते हुए वो कहे जा रही थीं। ये बात ही गले से नहीं उतरती कि उससे अब खरीदारी नहीं होगी, वो आराम से खर्च कर सकता है। बात केवल यही है कि वो बहुत ही लीचड़ और नीच है। वो ढंग का काम करे तो अच्छे खासे पैसे कमा सकता है, लेकिन वो तो केवल कविताएं लिखने और अपने पैसों से उन्हें छपवाने में ही लगा रहता है। कमरे में इधर उधर चहलकदमी करते हुए वो कह रही थीं, फिर उसके बूढ़े बाप की सुनो। मैं ये पूछना चाहती हूं कि उसके लिए ये इतना परेशान क्यों है। उसका बाप मुझसे कहता है, तुम्हें गर्व होना चाहिए कि तुम्हारे घर में ग्रीक साहित्यकार हेगेसिप जैसा पति है। तुम्हारे ऊपर वो जो कविताएं लिखता है वो कितनी भावुक होती हैं, वो उनमें प्यार की आग लगा देता है। अब मैं उस बूढ़े की बातों पर उसके सामने ही हंस तो नहीं सकती। बूढ़े की नकल करते हुए मैडम ने अजीब सा मुंह बनाया, अपने सिर को इधर उधर हिलाया और डगमगाकर चलने लगी। फिर हंसते हुए बोली, अब बूढ़े को कौन समझाए। मेरे घर का हेगेसिप गंजा हो गया है और सिर में जो बचे खुचे बाल हैं उन्हें काले रंग में रंगता है। बहुत ही घटिया और बेहूदी कविताएं लिखता है वो। फिर अचानक से सोफी की ओर देखते हुए मैडम ने कहा, सोफी, ये क्या कर रही हो तुम इस गंदी सी हरे रंग की ड्रेस को क्यों पैक कर रही हो। सोफी ने बिना कुछ कहे हरी ड्रेस को हटा दिया। मैडम सोच रही थी कि इस औरत ने आज के दिन ही इतना बीमार और कमजोर क्यों दिखना था। इसका चेहरा एकदम पीला पड़ गया है और दांत नीले से रंग के दिखाई दे रहे हैं। सोफी को देख मैडम को झुरझुरी सी आ गई। इसे सोने के लिए भेज देना चाहिए, लेकिन इतना काम तो अभी फैला पड़ा है, कोई कर भी क्या सकता है। मैडम सोफी को देखकर काफी दुखी हो गई थीं। पलंग के किनारे पर बैठते हुए मैडम ने कहा, जीवन में बहुत संघर्ष है, बहुत। इस तरह के आदमी से शादी करके तो मैं जल्दी ही बूढ़ी और मोटी हो जाऊंगी। मैंने कभी भी उसे धोखा नहीं दिया, लेकिन देखो वो मुझसे किस तरह का व्यवहार करता है। मैडम एक बार फिर उठ खड़ी हुई और कमरे में टहलने लगी। वो चलते चलते कमरे में लगे आदमकद शीशे के सामने खड़ी हो गई। वो शीशे में अपनी खूबसूरत लेकिन दुखी छवि को निहार रही थीं। उन्हें देखकर किसी को भी ये विश्वास नहीं होगा कि उनकी उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई थी। शीशे में अपने प्रतिबिंब के पीछे उन्हें संदूक के ऊपर झुकी, बीमार सी, बूढ़ी, पीले चेहरे और नीले दांतों वाली पतली सी औरत दिखाई दी। मैडम को यह छाया ही अरुचिकर लग रही थी। सोफी उन्हें उस भिखारी महिला जैसी लग रही थी जो किसी सर्द सुबह गंदे नाले के पास खड़ी रहती है। लोग उसके पास खड़ा होना ही पसंद नहीं करते और फौरन आगे निकल जाते थे। कोई कोई उसके पास रुककर अपना पर्स टटोलते और 5-10 सेंट का सिक्का उसकी तरफ उछाल देते। कोई कुछ भी कहे, उस महिला को देखकर परेशानी तो होती ही है। चाहे कोई कितना भी पैसा दे दे, महिला के पुराने कपड़ों के सामने कीमती फर का कोट पहनने पर बुरा तो लगता ही है। ये पैदल चलने का ही तो परिणाम है। अगर अपने पास कार हो तो ऐसा होगा ही नहीं। कार के शीशे चढ़ा लो और आराम से बैठो। लेकिन क्या करें, हमारे हेगेसिपे की ये भी तो नीचता ही है। मैडम अचानक शीशे के सामने से हट गईं। मुझसे ये सब नहीं देखा जाएगा, ये कहते हुए वो कोशिश कर रही थी कि वो उस भिखारी औरत के बारे में न सोचें जिसका चेहरा पीला पड़ गया था और दांत नीले दिखाई दे रहे थे। एक बार फिर से ये कहकर कि उनसे ये सब नहीं देखा जाएगा, वो कुर्सी पर पसर गई। लेकिन सोचो, अगर किसी का प्रेमी पीले चेहरे वाला और नीले उबड़ खाबड़ दांतों वाला हो तो इससे तो कोई भी आदमी बीमार पड़ जाएगा। वो दोबारा सोफी की तरफ देखने लगी। सोफी की आंखें हरे रंग की थीं और उनमें जीवन हारता हुआ दिखाई दे रहा था। कोई कर भी क्या सकता है। इस औरत के चेहरे पर धिक्कार और आरोप के भाव झलक रहे थे। वो इस समय बहुत बीमार लग रही थी। पहले कभी इतनी थकी और निढाल नहीं लगी थी। सोफी चुपचाप धीरे धीरे उठी। उसके घुटनों में बहुत तेज दर्द था। उसके चेहरे पर यह दर्द देखा जा सकता था।
वो हल्के हल्के चलती हुई गई और उसने ड्रॉर से रेशमी जुराबों के 6 जोड़े निकाल लिए। वो संदूक की तरफ मुड़ी। वो चलती फिरती लाश नजर आ रही थी। मैडम ने कहा, जिंदगी बहुत खौफनाक है, बहुत ही खौफनाक। वो चाह रही थी कि सोफी को सोने के लिए भेज दिया जाए, लेकिन वो खुद तो पैकिंग कर ही नहीं पाएंगी। कल सुबह निकलना बहुत जरूरी था। मैडम ने अपने पति को कह दिया था कि वो कल सुबह चली जाएंगी। पति इस बात पर हंस दिया था और ऐसा दिखा रहा था जैसे उसे इस बात पर विश्वास ही नहीं था। उसे इस बार इस हैगे सिपे को सबक सिखाना ही है। रोम में वो लुई जिनो से भी मिलेगी। सच में कितना आकर्षक युवक था वो। खानदान भी बहुत ऊंचा है उसका। लेकिन बार बार उनके दिमाग में सोफी का चेहरा उभर आ रहा था। सूनी आंखें, पीली और झुर्रियों वाली त्वचा और नीले दांत। अचानक मैडम ने कहा, सोफी, मेरी ड्रेसिंग टेबल में देखो, तुम्हें डोरिन कंपनी की 24 नंबर की चेहरे पर लगाने वाली लाली का डिब्बा मिलेगा। अपने गालों पर थोड़ी सी लाली लगा लो। दाएं वाले ड्रॉर में लाल रंग की लिपस्टिक भी है, उसे भी देख लो। मैडम ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। सोफी चुपचाप उठी और ड्रेसिंग टेबल तक गई। उसके जोड़ों से चरमराहट की आवाज आ रही थी। वो वहां खड़ी होकर ड्रॉर में कुछ ढूंढने लगी। मैडम को ऐसे लगा जैसे कई घंटे बीत गए हैं। फिर सोफी के वापस संदूक की तरफ जाने की आवाज सुनाई दी। मैडम सोच रही थी, हे भगवान, कैसा जीवन है ये। इसके बाद उन्होंने अपनी आंखें खोल दी। सोफी को देखते हुए वो बोली, थैंक यू सोफी, अब तुम कम थकी हुई और ताजा लग रही हो। वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। तेजी से वो अलमारी के पास गईं और उन्होंने कहा, अब फटाफट हाथ चलाओ, जल्दी करो। फिर हवा में अपने हाथ हिलाते हुए वो गुस्से से बोली, हे भगवान, तुमने मेरी शाम को पहनने वाली नीली ड्रेस तो रखी ही नहीं। सोफी, तुम इतनी बेवकूफी का काम कैसे कर सकती हो। सोफी चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में पीला कीड़ा और चमकने वाले तारे फिर से तैरने लगे थे, लेकिन आंखें सूखी हुई थीं। नौकरानी का मेकअप। अभी आपने ऑल्डस हक्सली की अंग्रेजी कहानी फार्ड की यह हिंदी प्रस्तुति सुनी। लेखक के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जल्दी मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। नमस्कार।